समर्पण आईएएस में आपका स्वागत है। ये हमारी एक छोटी सी सीरीज़ है जिसमें जो बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है आपके 30 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए, वो हमने इंक्लूड किए हैं और इसको बहुत जल्दी हम गो थ्रू करेंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसको थोड़ा और बूस्ट मिल सके। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना से। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना की जैसे आप देख सकते हैं ये ईपीएफओ की डायरेक्ट स्कीम है, तो इस पर जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ईपीएफओ एट अ ग्लांस है। आप ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये बेसिक फैक्ट कम से कम पता होने चाहिए। तो 1952 का एक्ट है एंड 3 स्कीम है जो अलग अलग ईयर में आई है। 1952 में पीएफ स्कीम, पेंशन स्कीम आपकी 95 में और ईडीएलआई स्कीम 1976 में। अब एप्लीकेशन इसका 20 और मोर एम्प्लॉयज़ पे है टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट। अर्लियर इट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जम्मू कश्मीर। अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर भी एप्लीकेबल है और आपकी जो मंथली वेजेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है 15,000 तक। फिर आपके वो बेसिक डाटा है वो आप देख सकते हैं स्लाइड से। अब ये है एडमिनिस्ट्रेड स्कीम के कंट्रीब्यूशन रेट्स। ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि जो आपका प्रोविडेंट फंड है, फंड में आपका 12%, फंड में आपका जो ये 12% कंट्रीब्यूशन है ये प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के शेयर से जाता है, एम्प्लॉयर के शेयर से 3.67% जाता है। जो पेंशन स्कीम है उसमें एम्प्लॉयर 8.33% कंट्रीब्यूट करता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1.16 करती है। ईडीएलआई में सिर्फ एम्प्लॉयर शेयर होता है वो 0.5%। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए एकदम कि रेट चार्ट क्या है। डिफरेंट टाइप के पार्शियल विड्रॉल है, हाउसिंग, मैरिज, मेडिकल, इसमें आप देख सकते हैं। फाइनल सेटलमेंट किन रीज़न से होता है ये भी लिखा हुआ है। करेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस मिनिमम मेंबरशिप जो आपकी है पेंशन के लिए वो 10 ईयर्स है और मिनिमम पेंशन 1000 है। जो मंथली पेंशन है उसमें क्या क्या रीज़न से मिलता है, सुपर एनुएशन से 58 ईयर्स आपके हो गए, रिटायरमेंट 50 ईयर्स कंप्लीट हो गया और डिसेबलमेंट में कोई भी एज बार नहीं है कि किसी भी तरह से अगर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो ईपीएफओ आपको पूरा कवर देता है। जो विडो और नॉमिनी पेंशन है उसमें आपको बस ये याद रखना है कि मिनिमम पेंशन जैसे आपने पढ़ा कि ये 1000 रुपीज़ है, वैसे चिल्ड्रन की पेंशन मिनिमम 250 है और ऑर्फन पेंशन 750 है। ऑर्फन पेंशन जो है वो 75% ऑफ द टोटल पेंशन है जो मिनिमम अमाउंट आप देख रहे हैं, और चिल्ड्रन 25% है। चिल्ड्रन में जो आपके सबसे बड़े 2 बच्चे होते हैं अप टू द ईयर ऑफ 25 उनको पेंशन मिलती है और ऑर्फन को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है। चिल्ड्रन पेंशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है 25 ईयर्स तक। एलिजिबिलिटी डेथ वाइल इन सर्विस की क्या है कि 1 साल अगर किसी ने काम किया है तो उसको मिनिमम एश्योर्ड बेनिफिट ऑफ 2.5 लाख मिलेगा और मैक्सिमम 7 लाख तक बेनिफिट मिलेगा। फैमिली नॉमिनी को मिलेगा। प्लस आपकी जो कंटिन्यूस सर्विस है 12 मंथ की वो कवर्ड एस्टैब्लिशमेंट में होना चाहिए मिनिमम एश्योर्ड बेनिफिट के लिए, जैसा कि आपको बताया मैंने अभी। नेक्स्ट आपका जो प्राइम मिनिस्टर यूथ एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग पैकेज है उसका पार्ट था ये। बजट 24-25 में लॉन्च हुआ ये। 2 करोड़ के आसपास का आपका पैकेज था ये, जिसमें 5 साल में ये सारा जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसमें स्किल डेवलपमेंट मिशन भी है, इंटर्नशिप स्कीम भी है और फाइनली जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये स्कीम है। ये डेट है जिस डेट को कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। कॉम्प्लीमेंट करेगा ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को। नेक्स्ट आपका है कि इसका टोटल आउटले है 99,446 करोड़, 99,446 करोड़ रुपीस। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये 4 साल है, बाकी सेक्टर्स के लिए 2 साल है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। जॉब क्रिएशन को टारगेट कर रहा है कि 3.5 करोड़ के आसपास जॉब ये क्रिएट करेगा। ईपीएफओ इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इसीलिए आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। प्लस इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट है आपका फर्स्ट टाइमर्स के लिए और पार्ट बी फर्स्ट टाइमर्स एम्प्लॉय, और पार्ट बी है आपके एम्प्लॉयर के लिए। स्टार्ट ऑफ स्कीम की डेट है 1 अगस्त 25 और 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक रहेगा ये। नेक्स्ट आ जाइए कि ये ऑब्जेक्टिव्स है वही जेनरिक चीज़ें हैं, जॉब क्रिएशन, फॉर्मलाइजेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सिक्योरिटी कवरेज, यही सारा। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे है ये अभी आगे इसी के में एक पॉइंटर है वो मैं बताऊंगा। अब एम्प्लॉय
एम्प्लॉय के लिए क्या है, जो पार्ट ए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा गवर्नमेंट को जो फर्स्ट टाइम ज्वाइनर्स है, मतलब जिसने आज तक जो ईपीएफओ का मेंबर नहीं रहा है उसके फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग में फाइनेंशियल सपोर्ट देगा गवर्नमेंट। तो इसमें बेसिक जनरल ये है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देगा फर्स्ट टाइमर्स को, फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल देगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग देगा, इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ाएगा और सोशल सिक्योरिटी नेट को इंसेंटिवाइज करेगा। अब वो बाकी सारी चीज़ें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना दे रहे हैं, तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर मेनली पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट ए है वो फर्स्ट टाइमर के लिए ये एकदम ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 15,000 पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, ये एक सैलरी जिसकी 1 लाख रुपीज़ तक है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, एम्प्लॉयर के लिए नहीं है। पार्ट ए एम्प्लॉय के लिए है, पार्ट बी एम्प्लॉयर के लिए। एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी जो सेक्शन 17 ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट है, आई होप आप पढ़ चुके हो, ये एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। ओवरऑल हर क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के लिए एप्लीकेबल है। सैलरी 15,000 पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, 1 लाख तक किसी का भी है उसको मिल सकता है। जो इंसेंटिव है वो 15,000 पर रिस्ट्रिक्टेड है और 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा 6 महीने के बाद ईसीआर फाइलिंग के, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा 12 मंथ के बाद, और उसी के लिए आपको जब आपका ये 12 मंथ कंप्लीट हो जाएगा और आप एक मैंडेटरी फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कर लेंगे तब आपको ये 12 मंथ का इंस्टॉलमेंट होगा। इसीलिए आप जो इनिशियली देख रहे थे कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी ज़रूरी है वो यहाँ पे आएगा। सेकंड ये आपका वही बेसिक जेनरिक चीज़ है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हैबिट ऑफ सेविंग और यही सारा। नेक्स्ट है आपका ये 1 टाइम है, मतलब एम्प्लॉयर के लिए अगर आप देखेंगे पार्ट बी उसमें रिकरिंग बेनिफिट है, ये एक ही बार मिलेगा। 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन पीरियड है इसका, मतलब 1/8/2025 से लेके 31/7/2027 तक कभी भी रजिस्टर करेंगे तो ज्वाइनिंग बोनस 1 साल में 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। डीबीटी है, जैसे आप बाकी में देखते हैं कि जो आधार इनेबल्ड बैंक पेमेंट सिस्टम है उस टाइप से ये भी वैसे ही डीबीटी डायरेक्टली अकाउंट में मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ और है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 15,000 है ये अप टू है, तो अगर किसी की सैलरी 12,000 है तो जो बेनिफिट है वो 2 पार्ट में मिलेगा, 6,000 और 6,000। 6,000 आफ्टर 6 मंथ और अनदर 6,000 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स एंड विद दिस फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स। अब इसमें सवाल आता है कि अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो उसको ज्वाइनिंग बोनस में 1 लाख नहीं मिल जाएगा, उसको रिस्ट्रिक्टेड है 15,000 तक। तो इस हिसाब से कि जितनी भी आपकी वेजेस है आपको अप्रॉक्सीमेटली उतना ही मिलेगा एज ज्वाइनिंग बोनस, और नेक्स्ट अप टू द लिमिट ऑफ 15,000। पार्ट भी आता है आपका, ये एम्प्लॉयर के लिए है। इसमें क्या है कि एक थ्रेशोल्ड कंडीशन है, थ्रेशोल्ड कंडीशन देख लीजिएगा कि 2 एडिशनल एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए 50 से कम स्टैब्लिशमेंट के लिए और 5 होनी चाहिए 50 से ज़्यादा। ये मतलब ये थ्रेशोल्ड वो है कि अगर आपके पास 50 से कम एम्प्लॉयज़ हैं और आप एक एडिशनल एम्प्लॉय जनरेट करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको 2 करने हैं और 50 से ऊपर है तो एटलीस्ट आपको 5 करने हैं। ये सारी जितनी भी ईपीएफओ से रजिस्टर्ड है सबको मिलेगा, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड। सेक्शन 17 पिछली स्लाइड में बताया था मैंने। सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट है आपका 6 महीने के लिए, कि अगर 5 महीने और 29 दिन में भी अगर आपका जो मेंबर है वो चला गया है जिसको आपने ज्वाइन किया था तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडिशनल एम्प्लॉई जो है वो आपका फर्स्ट टाइम ज्वाइनर और रीज्वाइनी दोनों हो सकते हैं। पार्ट ए में क्या था, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए ही एप्लीकेबल था, यहाँ फर्स्ट टाइमर भी हो सकता है, रीज्वाइनी भी हो सकता है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि आपकी वेज डिटेल की अलग अलग स्लैब है जिसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिल सकता है। तो इस पर आपका सवाल डायरेक्ट आ सकता है कि 10,000 से कम में कितना है। 10,000 से कम में 10% ऑफ द वेज। अगर किसी को 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसको 500 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा एम्प्लॉयर को पर मंथ पर एडिशनल एम्प्लॉय। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अप टू 1,000 मिल सकता है
कि अगर किसी की 10,000 हो गई तो 10,000 का जो 10% है वो 1,000 होता है। सालाना बेनिफिट है, वही 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अगर उसकी वेजेस 10 से 20,000 के बीच में होती है तो 2,000 मिलेगा, और 20,000 से 1,00,000 के बीच में होती है तो उसको 3,000 मिलेगा। अब इसका ड्यूरेशन क्या है, ये 2 साल के लिए मिलेगी फॉर ऑल सेक्टर्स, और 4 ईयर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग। तो आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को स्पेशल एम्फेसिस दिया है, तो जो नेशनल आपका मैन्युफैक्चरिंग मिशन है उसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है ये, और ये भी सिमिलरली डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट आ जाइए कि कॉमन फीचर क्या है, कि सारी जितनी भी ईपीएफओ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट है सबको मिलेगा, एग्जेम्प्टेड को भी। इंसेंटिव पार्ट बी का जो है वो लमसम में मिलेगा आफ्टर एवरी 6 मंथ। अब ये क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई 5 मंथ्स 29 डेज करके अगर लेफ्ट हो जाता है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप ये बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, एडिशनल जॉब्स क्रिएटेड अबव द बेसलाइन एज डिफाइंड थ्रेशोल्ड, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्या है कि ग्रॉस सैलरी जहाँ पे 1,00,000 एक्सीड करती है उस केस में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं आप कि एनी एम्प्लॉय हु जॉइंस द एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर 1825 इन देयर कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईपीएफओ और एग्जम्प्टेड ट्रस्ट, मतलब कि इस डेट के बाद ही उसने ज्वाइन किया हो तभी उसको फर्स्ट टाइमर मानेंगे, उससे पहले अगर कहीं ज्वाइन किया तो फर्स्ट टाइमर नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एम्प्लॉयज़ इनरोलमेंट स्कीम 2025। अब इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय इनरोलमेंट स्कीम है क्या, जैसे बाकी डिपार्टमेंट में एमनेस्टी स्कीम आती है कि आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है कि आपने किसी भी तरह की अगर पीएफ की चोरी की है या किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस है तो आप उसको अपनी तरफ से ही बताइए और हम जो डैमेजेस और बाकी सारी चीज़ें वो माफ़ कर देंगे। अब उसका ड्यूरेशन दिया है कि इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में 1/11/2025 से 30 अप्रैल 2026 तक अगर आप आते हैं तो इस स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। फिर आपका कवर्ड और अनकवर्ड स्टैब्लिशमेंट दोनों है इसमें, और वॉलेंट्री डिक्लेरेशन है सारे एलिजिबल एम्प्लॉयज़ का जो पास्ट में इनरोल नहीं हुए थे। और कौन से एम्प्लॉयज़ जिनका डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं 1 जुलाई 2017 से लेके 31/10/2025 तक। अब ये डेट इसलिए है क्योंकि इससे पहले एक और इनकी इनरोलमेंट स्कीम आ चुकी थी जो कि इससे जस्ट पहले जिसने कवर किया था, तो उसी के कंटिन्यूएशन में स्कीम है। वेवर ऑफ एम्प्लॉय शेयर है अगर आपने डिडक्ट नहीं किया है, और पीनल डैमेजेस सिर्फ 100 रुपये काट के आप छूट सकते हैं। जनरली 4-5 ईयर्स में जो पीनल डैमेजेस होते हैं वो पेनल्टी के बराबर ही आ जाते हैं। तो ये टेक्निकल इनका ये है कि 100 रुपये तो मिनिमम चालान बनेगा, इसीलिए 100 रुपये मिनिमम लगाया है। सैलेंट इसके और फीचर्स क्या हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ सच एम्प्लॉयज़ जो अलाइव और स्टिल वर्किंग है टिल डेट ऑफ डिक्लेरेशन तक, जो 7A और जो पीडी लाइबिलिटी जिनकी चल रही है वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं 100 पर एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और इसके साथ ही जो भी एम्प्लॉयज़ डिक्लेयर किए जाएंगे वो PMVBRY जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें एलिजिबल रहेंगे, तो उसके बेनिफिट दोनों को मिलेंगे। पार्ट ए पार्ट बी जो दोनों बेनिफिट हैं वो दोनों दिए जाएंगे। और ये फाइनली चार्ट है जो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय शेयर जो है वो अगर काटा है तो ठीक है, नहीं काटा है तो उस पर वेवर है। एम्प्लॉयर शेयर आपको देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, और पीनल डैमेजेस जो है वो 100 रुपीज़ पर एस्टैब्लिशमेंट आपको लमसम इतना अमाउंट देना पड़ेगा। ज्वाइन करें समर्पण IAS लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।